जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे। यह भाग 5 है जो जेएसएससी और झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो चलाए जा रहे हैं, उसका एक भाग 5 में है। और इसमें जीके के अति इम्पोर्टेंट सेट लगाए जाएंगे और आशा करता हूँ ये आपके आने वाले जेएसएससी सीजीएल और आने वाले दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो मदर इंडिया पुस्तक है वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कैथरीन मेयो के द्वारा। और अगर लाला लाजपत राय की पुस्तिका के बारे में पूछा जाए तो ये अनहैप्पी इंडिया थी। और अगर बिपिन चंद्र पाल की पूछा जाए कि मेरा जीवन और मेरा समय के यादें किसकी पुस्तक थी, ये बिपिन चंद्र पाल की थी। तो फिलहाल मदर इंडिया के पुस्तक के बारे में पूछा गया तो ये कैथरीन मेयो थी। अगला प्रश्न है, कौन महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे? ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे वो थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के ने ही महात्मा गांधी को, एक मिनट, हाँ, राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। क्या दिया था? न्योता दिया था। तो और ये जो चंपारण आंदोलन घटा था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा जो चलाया गया था वो वैरेन हेस्टिंग्स थे। और जिस पे वहाँ के जो लोकल उस समय के जो सांसद थे उन्होंने इस पे एक प्रकार का करप्शन का केस लगाया था और इन पर एक मुकदमा चलाया गया था। और बाद में इनकी इस प्रताड़ना में मृत्यु हो गई थी। तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला है, हेस्टिंग्स भी बोल सकते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो कौन था? मतलब पूछ रहा कि हड़प्पा जो संस्कृति सभ्यता थी उसमें जो उत्खनन हुआ था वो कौन था? तो हड़प्पा संस्कृति का एक कनिंघम थे, लेकिन उस टाइम ये पूरी तरह से इस बारे में समझ रहा है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, लगभग एग्जामों में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है? तो चूना पत्थर जो झारखंड है वो आपके गढ़वा, पलामू और रांची क्षेत्र में मिलता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होंगे गढ़वा, पलामू और रांची। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो जो प्रथम समाचार पत्र था वो हेनरी पैट्रियार्ट था। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसका समय काल के बारे में, हेनरी पैट्रियार्ट था और इसका समय काल बारे 1853 के करीब था। ठीक है, 1857 से 4 साल पूर्व। और या जो हेनरी पैट्रियार्ट था वो इसका प्रकाशन कलकत्ता से और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा, जो अंग्रेजी भाषा पत्रिका है तो ये हिंदू पैट्रियार्ट था। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट संभावना है, अति संभावना है एग्ज़ामों में, परीक्षाओं में पूछे जाने की। तो आशा करता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस सेट से क्वेश्चन मिलने का प्रयास हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? ठीक है, तो रोहित, एक मिनट यार, तो उसका आंसर है नजीब खान। ठीक है, रोहिला सरदार कौन थे? तो नजीब खान। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, नर्मदा प्रवाहित होती है, तो जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है वो इसमें आंसर बताना है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए और बी, उसमें मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो गोवा है वहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है, और मेघालय में कौन सी भाषा, नागालैंड में आगामी, और सिक्किम में तिब्बती। जबकि जबकि सिक्किम में
लेचा, भूरिया और नेपाली लिम्बू बोला जाता है, जबकि सिक्किम में तिब्बती नहीं बोला जाता। इस हिसाब से गोवा में कोंकणी, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी और सिक्किम में लेप्चा, भूरिया और नेपाली आदि बोला जाता है। तो इस हिसाब से सिक्किम में इसका आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। भारत विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टि में बोला जाए तो 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला जो है वह है समूचा भारत। समूचा जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यहाँ 6-7 भागों में जलवायु स्थिति को बांटा गया है। और जो चौथा है वो है 82 डिग्री सेंटीग्रेड 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जो 10 का है वो डी है, जो 2.4% भाग जो कुल भारत का क्षेत्रफल है विश्व का, और जो 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर ये टाइम जोन के लिए निर्धारित, इस हिसाब से डी हुआ। अगला जो प्रश्न है वो पूर्ण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है। ठीक है। तो जो सबसे संपन्न राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, तंबाकू के 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है। जो तंबाकू है तो सबसे अधिक भारत के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो जो तंबाकू उत्पादन में जो पहला स्थान है वो आपका, एक मिनट, वो आपका आंध्र प्रदेश से है। जो सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो जो सबसे अधिक रेशम उत्पादन क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है वो आपका आंध्र प्रदेश व कर्नाटका से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक जो रेशम उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है। ठीक है, सबसे जो क्षेत्र सूखा है वो देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को संसार का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है और इसे प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। मतलब गेहूं और चावल में जो सबसे विश्व में प्रथम स्थान है, तो हमेशा याद रखिएगा चीन। और एक एलिमिनेशन का एक तरीका है, जहाँ भी चीन ऑप्शन हो तो 90% एक रेशे सही होने का चीन होता है। तो याद रखिएगा, फिलहाल इसमें गेहूं और चावल में भी चीन है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो आपका सऊदी अरब में है। ठीक है, जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है वो सऊदी अरेबिया में है। और अगर देखा जाए तो वैसे ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुला में काफ़ी बड़े भंडार हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार से देखा जाए तो सऊदी अरब सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, और अभी सबसे अधिक अगर तेल आयात के बारे में बात किया जाए तो भारत में अभी सबसे ज़्यादा तेल आयात अभी इराक से होता है, फिर ईरान से। कुछ समय में ये डेटा बदलते रहते हैं, कभी ईरान चला जाता है, कभी इराक चला जाता है, कभी सऊदी अरेबिया चला जाता है। वर्तमान परिस्थिति की बात किया जाए तो अभी सबसे ज़्यादा इराक से तेल भारत आयात करता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को क्या कहा जाता है। तो आयात एवं निर्यात पर कर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क कहा जाता है। तो इस हिसाब से सीमा शुल्क आंसर होंगे। क्या होंगे? सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना देश की मुद्रा क्या है। एक मुद्रा पे क्वेश्चन हमेशा होता है। तो बोत्सवाना देश की जो मुद्रा है वो पूला है। तो याद रखिएगा पूला है। क्या है? पूला है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो आपका जो दिया जाता है वो आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सब स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील जो प्लांट है भारत सरकार तथा निम्नलिखित में किस एक संयुक्त उपक्रम है। मतलब किस देश के साथ भिलाई प्लांट बनाया गया था। तो जो भिलाई प्लांट है वो आपका जो बनाया गया था रूस के साथ मिलकर बनाया गया था। और ये जो
ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। कई बार पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था या कब बनाया गया था। तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था भिलाई प्लांट। और जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है जो काफ़ी डेवलप एरिया है, और उद्योगकरण की दृष्टि से ये काफ़ी बेहतर है। बाकी ब्रिटेन भी कई योगदान दिए हैं, मतलब भारत में प्लांट लगाने, जर्मनी में भी दिया है और पोलैंड ने भी कई जगह दिया है। तो इस हिसाब से रूस भिलाई प्लांट का सहयोग करता था। भारत की संघात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित में किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, तो ये लगभग आंसर सबको पता होगा। ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। तो और कनाडा अमेरिका का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि कनाडा कौन सा महाद्वीप में पड़ता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा महाद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, और वहाँ के जो भी वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो जस्टिस ट्रूडो है, या ट्रूडो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यात्मक प्रणाली का जो आधारभूत जो तत्व है वो आपका होता है एकल कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका। भारत संविधान के पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, और अगर लागू करने की बात की जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यह पूछ रहा कब तैयार हुआ था, तो ये तैयार 26 नवंबर को हुआ था, और लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी को। तो ये देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति में से सम्मिलित सदस्यों की संख्या क्या थी? जो ड्राफ्ट कमेटी जो बनाया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। सदस्यों की संख्या 7 थी। और थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो अध्यक्ष थे, और इसके जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल थे, और मुंशी सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, डी.पी. खेतान, और आपके एक और जो थे अलीवर्दी कुमार स्वामी अय्यर थे। तो ये 7 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं करता। बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो आपके करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसका जो संविधान में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 के तहत है, आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वर्तमान अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो ओम बिरला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेलगामी सीमा विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो बेलागावी जो सीमा विवाद है वो आपके 2 राज्यों के बीच जो स्थित है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के क्षेत्र के बीच है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच ये स्थित है। 1 मिनट। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है कि ये IRC क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पेनिक्स 221 किस समूह के सदस्यों द्वारा एक मानवीय सहायता आपदा का राहत अभ्यास है? ठीक है, एक हम लोग के अभ्यास कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूछा जा रहा है, जो पेनिक्स है वो किस राहत, ठीक है, जो पेनिक्स है 21 किस समूह के सदस्यों देशों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा के लिए राहत अभ्यास है? तो जो इसका आंसर है वो बंगाल की खाड़ी में बिम्स्टेक जो देश है उसके द्वारा एक अभ्यास है। ठीक है, आपदा सहायता अभ्यास है। मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी में के क्षेत्र में जो भूकंप, उसके बाद सुनामी, ये सब आते हैं, उसके रात को उसमें बारे में जो दिया जाता है वो बिम्स्टेक के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, P3W का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक, बेटर वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड बैंक, बेटर बैंक का जो सबसे जो G7 देशों के विकास परियोजना है वो इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हाल ही में चर्चा में रही और निम्नलिखित में किस भू राजनीतिक घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करती है? ठीक है, तो दिल्ली जो सुरक्षा चर्चा है वो आपका जो करता है वो अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया से है। तो याद रखिएगा। बाकी आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी आपके इन्फॉर्मेटिव लगे, और लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।